हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसी वर्मा कैपेसिटर के क्वेश्चन नंबर 44 को। तो यहाँ पे ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक कैपेसिटर दिया गया है। इस कैपेसिटर का आपको प्लेट एरिया दिया हुआ है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिया, आप समझ रहे हैं, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके। साथ ही साथ आपको इसके प्लेट के बीच का सेपरेशन, इसको अगर डी से डिनोट करते हैं तो ये भी दिया हुआ है आपको 1 मिलीमीटर। ये हो जाएगा मीटर में 10⁻³ मीटर। चलिए ठीक है। और ये फर्दर आपको एक बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है। इस बैटरी का ईएमएफ आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अब हम क्या करते हैं कि ये जो इसके बीच के इसके प्लेट के बीच का जो सेपरेशन डी है, इसको हम लोग डबल कर देते हैं। ऑब्वियसली डबल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों प्लेट को अलग करेंगे। हम लोग इस तरह से अलग करेंगे। अलग बहुत तरीके से कर सकते हैं। या तो इस प्लेट को आप फिक्स रखिए, ऐसे अलग कीजिए, या तो इस प्लेट को आप फिक्स रखिए और इस प्लेट को ऐसे मूव कीजिए, या दोनों को आप इस तरह से मूव कीजिए। फाइनली दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन को हम लोग डबल, मतलब कि पहले अगर डी था तो बाद में 2D कर देते हैं। क्लियर है। और ये बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड रहता है। तो हम लोगों को क्वेश्चन का 4-5 पार्ट है, आप देख सकते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के पहले पार्ट में कह रहा है चार्ज फ्लोन थ्रू सर्किट, कि ये जो सर्किट है इस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो करेगा। क्लियर है। अभी ये बैटरी चार्ज है, ठीक है। ये इसको जितना चार्ज स्टोर करना था ये अपना चार्ज स्टोर किए हुए, कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है इस सर्किट से। लेकिन जब इसके प्लेट के बीच के सेपरेशन को हम चेंज करेंगे, डबल करेंगे, तो इस सर्किट से चार्ज फ्लो करेगा। अब किधर से किधर फ्लो करेगा, या चार्ज क्यों फ्लो करेगा, पहले इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। देखिए क्या होगा। ये तो पक्का बात है कि जैसे ही आप प्लेट के बीच के सेपरेशन को डबल कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं तो इसका कैपेसिटी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा भाई, आप समझिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ε0A/d। ए आपका प्लेट का एरिया हो गया, डी प्लेट के बीच का सेपरेशन हो गया। ठीक है। चलिए, तो भाई जब आप प्लेट के बीच के सेपरेशन को आप चेंज कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, नीचे वाला ये डी जो है वो क्या हो रहा है, 2D हो जा रहा है। मतलब नीचे वाला आपका यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जब D जो है वो डबल हो जा रहा है, मतलब D जब बढ़ेगा, D नीचे वाला जब बढ़ेगा तो कैपेसिटी क्या है, ये कैपेसिटी इसका क्या होगा, घटेगा। जब कैपेसिटी घटेगा, कैपेसिटी घटेगा मतलब अब ये कम चार्ज स्टोर करेगा, कम चार्ज स्टोर करेगा। मैथमेटिकली भी समझिए कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है। ठीक है। C आपका हो गया इसके प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर जो कहिए। C इसका कैपेसिटेंस हो गया, चार्ज इस पे हो गया। तो भाई ये V तो सेम है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान रखिएगा ये हमेशा 12 वोल्ट है। चूंकि ये कंटिन्यूसली एक सोर्स के क्रॉस कनेक्टेड है, एक सोर्स जो कि बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है, जो कि हमेशा मेंटेन करेगा 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स प्लेट्स। क्लियर है। तो यहाँ पर जब V सेम है, कैपेसिटी आपका जब घटेगा, इसका कैपेसिटी घट गया, D बढ़ाने के चलते कैपेसिटी घटा, ये घटेगा तो चार्ज भी घटेगा। मतलब कि इस पे चार्ज अगर शुरू में हो सकता है 5 कूलम चार्ज है तो बाद में चार्ज इस पे घट के 2 कूलम चार्ज हो गया। मतलब है कि भाई चार्ज इस पे घटा तो चार्ज घटा, मतलब इसमें से चार्ज क्या होगा, निकला होगा। मतलब कि चार्ज जो है सर्किट से फ्लो करेगा, कहने का ये मतलब है। तो वही हम लोगों को निकालना है कि चार्ज फ्लोन थ्रू सर्किट, सर्किट से कितना चार्ज फ्लो किया। क्लियर बात है। ठीक है। आगे देखिए, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बैटरी, ऑब्वियसली बैटरी के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। चार्ज इससे फ्लो जब करेगा मतलब चार्ज इसमें इन करेगा, मतलब बैटरी क्या होगा, बैटरी चार्ज होगा। तो ये कितना एनर्जी स्टोर किया, ये भी हम लोगों को निकालना है। एक एक करके देखते हैं। अब चार्ज कितना फ्लो किया कैसे निकालेंगे भाई, तो अगेन जैसा कि एग्जाम्पल से आपको हम बताएं कि मान लिया सपोज कीजिए इस पर 5 कूलम चार्ज है, शुरू में ये अपना 5 कूलम स्टोर किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। अब अचानक इसके प्लेट के बीच के सेपरेशन को आप चेंज कर दिए, डबल कर दिए, तो क्या होगा, इस पर चार्ज घटना शुरू हुआ। चार्ज अब कैसे घटना शुरू हुआ, यहाँ पे हम लोग देख लिए। चार्ज घटना शुरू हुआ मतलब क्या हुआ, चार्ज इससे फ्लो करेगा, चार्ज इससे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में ये चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। क्लियर है। और कितना चार्ज फ्लो करेगा, मतलब शुरू में 5 कूलम चार्ज था, बाद में 2 कूलम हो गया। इसका मतलब है कि 3 कूलम चार्ज फ्लो किया, 5 - 2 3 कूलम चार्ज किया। इसका मतलब आप क्या कीजिए कि भाई शुरू में इस पर कितना चार्ज है वो निकाल दीजिए, ठीक है, और बाद में कितना चार्ज है वो निकाल दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, उतना ही चार्ज फ्लो किया होगा सर्किट से। चलिए, तो क्वेश्चन के पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, शुरू में हम मान लेते हैं, शुरू में इस पर जो चार्ज है, हम इसको मान लेते हैं Q1, ठीक है। और बाद में इस पे जो फाइनली जो चार्ज आया, इसको अगर हम Q2 लिख दें, क्लियर, आप समझ रहे हैं, 2D डिस्टेंस करने के बाद, तो Q1 चार्ज फ्लोन कितना होगा, चार्ज फ्लोन को अगर हम डेल्टा Q से रिप्रेजेंट करें, या चलिए उतना मान लिया, सीधे इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं जो हम लोगों को निकालना है।
चार्ज कितना फ्लो किया, चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट, ये कितना होगा, चार्ज भाई शुरू में ज़्यादा था, बाद में चार्ज इस पर घट गया, जितना दोनों का माइनस होगा उतना ही चार्ज फ्लो किया होगा, तो कितना सर्किट से चार्ज फ्लो किया होगा, तो Q1 माइनस Q2, एकदम क्लियर बात है। चलिए Q1 क्या होगा, इस पे जब शुरू में इसका कैपेसिटेंस कितना है C1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट, तो अभी हम इसको V से सीधे लिख देते हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल है V, ठीक है, माइनस बाद में कितना इस पे चार्ज हो गया Q2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसका कैपेसिटेंस, बाद में इसका कैपेसिटेंस चेंज हो चुका है C2 हो चुका है, और इसकी क्रॉस लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है अभी भी V, क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ये V हम लोगों का सेम है C1 माइनस C2, ध्यान दीजिएगा ये V हो गया C1 माइनस C2, अब ध्यान दीजिएगा C1 कितना होगा भाई, तो C1 शुरू में इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, प्लेट एरिया A है, सबका वैल्यू हम लोग बाद में पुट कर देंगे AD वगैरह जो भी है, क्लियर है। शुरू में कैपेसिटेंस इतना था, C2 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, क्लियर है, क्योंकि बाद में सेपरेशन हम लोग D के जगह 2D कर दिए भाई, बहुत सा टर्म कॉमन है, सबको निकाल देते हैं बाहर, एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, भी पहले से है तो भी ऊपर में ये रह गया, अंदर में आपका क्या बच गया 1 माइनस 1 बाई 2, हाफ बच गया, ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाई 2 हाफ हो गया, मतलब एप्सिलॉन नॉट A भी बाई 2D, क्लियर है। सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू प्लेट का एरिया कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट है, 12 डिवाइडेड बाई 2D, तो 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 10 टू द पावर माइनस 3, क्लियर स्टूडेंट। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली आपका कुछ वैल्यू इतना कूलम आ जाता है, आप देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए स्टूडेंट इसके बी पार्ट को देखते हैं, ये आपका हो गया ए पार्ट हो गया, क्लियर है। चलिए बी पार्ट में हम लोगों को कह रहा है, बी पार्ट में एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई बैटरी, बैटरी कितना एनर्जी एब्जॉर्व किया भाई, जब भी तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, बैटरी से इतना ही ना चार्ज फ्लो किया, इसको हम लोग चलिए डेल्टा क्यू से अगर रिप्रेजेंट कर दें, डेल्टा क्यू इतना चार्ज बैटरी से फ्लो किया, तो बैटरी कितना चार्ज कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो भाई जितना इससे चार्ज फ्लो किया है इंटू इसका ईएमएफ, क्लियर है, ठीक है ना। तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाई बैटरी कितना हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब बाई बैटरी ये हो जाएगा जितना चार्ज फ्लो किया डेल्टा क्यू इंटू इसका ईएमएफ, चार्ज कितना फ्लो किया है तो डेल्टा क्यू का वैल्यू है 1.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ईएमएफ का वैल्यू है 12 वोल्ट, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये लगभग इसका वैल्यू आ जाता है 12.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 जूल, इतना हो गया, क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो स्टूडेंट अब हम लोग इसके सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप नोट कर लिए होंगे। सी पार्ट में स्टूडेंट कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस। ऑब्वियसली ये कैपेसिटर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इसके अंदर में सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, तो वही कह रहा है कि कितना एनर्जी स्टोर था इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, या फिर क्या है कि कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर किए हुए था बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस, मतलब शुरू में कितना एनर्जी स्टोर किए हुए था और बाद में कितना एनर्जी फाइनली इसके पास रहा। तो मान लेते हैं अगर शुरू में इसके पास एनर्जी U1 था, बाद में इसके पास एनर्जी U2 हो गया, क्लियर है। तो भाई देखिए U1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, U1 क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में हम ले EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब एक ही बात है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, या तो हम सीधे कहें कि कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर किए हुए हैं, या फिर हम कहें कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना एनर्जी स्टोर है, सब एक ही बात है, ठीक है। चूंकि एनर्जी स्टोर ही रहता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर का भाई फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ CV²। तो शुरू में इसका कैपेसिटेंस C1 है तो हम C1 लिख देते हैं, क्लियर है। चलिए सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ इंटू देखिए C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, शुरू में इसके एक क्रॉस सेपरेशन कितना था D था इंटू V²। अब सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ए प्लेट का एरिया का वैल्यू कितना हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, चलिए इंटू V², इंटू V² मतलब 12 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D, हाफ तो पहले हम लिख चुके हैं, D कितना हो गया
10 टू द पावर -3। क्लियर स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाता है 12.7 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल। इतना एनर्जी शुरू में ये स्टोर था। अब बाद में देखते हैं कितना एनर्जी स्टोर है। तो बाद में जो एनर्जी आया ये उसको हम लोग U2 से डिनोट किए हैं, मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर फाइनली। क्लियर है? फाइनली ये यहाँ पे इनिशियली आप एक ऐड कर दीजिए। इनिशियली इतना था, फाइनली के लिए क्या होगा, हाफ C2V²। अब एक तरीका है, देखिए अब फिर से C2 का वैल्यू आप निकालिए, जहाँ पे C2 इसका आप लिखिएगा एप्सिलॉन नॉट A/2D। आप सब चीज़ सारा वैल्यू पुट कीजिए, V का वैल्यू पुट कीजिए, सारा चीज़, लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है। क्यों? ध्यान दीजिएगा। इनफैक्ट क्या हो रहा है, देखिए दोनों ही एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, आपका हाफ V² तो कॉमन है, हाफ V² कॉमन है। C1 और C2 में C1 का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/D है, C2 का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A/2D हो जाएगा। C2 का वैल्यू मतलब फाइनली ये जो वैल्यू है इसका हाफ हो जाएगा। आप क्लियर है? तो उतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, इसको सीधे आप कीजिए हाफ इंटू पहले वाला का जो वैल्यू निकला 12.7 इंटू 10 टू द पावर -10, तो ये हो जाएगा 6.35 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल। क्लियर स्टूडेंट? चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट पार्ट डी की तरफ। स्टूडेंट इसके डी पार्ट में कह रहा है कि वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट। अब क्या है कि भाई क्वेश्चन के पहले ही पार्ट में कहा गया था कि भाई इसका प्लेट के बीच का सेपरेशन शुरू में D है, बाद में क्या कर दिया गया 2D, डबल कर दिया गया। तो डबल कौन करेगा? बैटरी तो ऑब्वियसली करेगा नहीं, इसको किसी पर्सन के द्वारा, किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा करवाया गया होगा। मतलब कि कोई आदमी जो है शुरू में मान लेते हैं इसके प्लेट का सेपरेशन D था, बाद में ये क्या किया होगा, ये आदमी जो है बाद में दोनों के प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है ये 2D कर दिया, वो आदमी, ठीक है, 2D कर दिया। ओके चलिए अब 2D शुरू में ही मैंने आपको बताया बहुत तरीके से कर सकता है, या तो दोनों तरफ से इसको प्लेट को एक दूसरे से दूर खींचना शुरू करे, या एक को फिक्स रखे दूसरे को खींचना शुरू करे, लाइक दिस। चलिए फाइनली इस तरह का सिचुएशन किया गया। तो भाई वो आदमी जो काम किया, वर्क किया, उस पर काम किया, उसी वर्क डन का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट। ब्रैकेट में आपको ये क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यूजिंग एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन का यूज करते हुए कि ये क्या होता है, कैपेसिटर पे ये दो जो प्लेट होते हैं जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब अपोजिटली चार्ज होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये दोनों जो प्लेट होते हैं एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। ऑब्वियसली अपोजिटली चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं? तो इतने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, और इसी एक्सप्रेशन का यूज करके क्वेश्चन कर रहा है कि आपको वो वर्क डन निकालना है कि वो आदमी कितना काम किया इस प्लेट का सेपरेशन D से 2D करने में। क्लियर बात है? यहाँ पे अब ध्यान दीजिए कि भाई ये दोनों प्लेट एक दूसरे को इतना फोर्स से अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? ये क्या है, जिस समय अगर चार्ज Q है, प्लेट पे अगर चार्ज Q है, उस समय प्लेट का सेपरेशन, ये प्लेट का एरिया A है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट आप समझ रहे हो, तो इतना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अब हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सोचेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। समझिएगा भाई, ये एक बात तो क्लियर है कि जब प्लेट के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है, तो शुरू में ही हम लोग देख लिए हैं प्लेट के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली कैपेसिटर पे जो चार्ज है उस चार्ज का वैल्यू चेंज हो रहा है, चार्ज का वैल्यू सब डिस्कस कर चुके हैं शुरू में ही। जब Q का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू सेम हो रहा है, वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों प्लेट जो एक दूसरे पर जो अट्रैक्टिव नेचर का जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स F, उस फोर्स का वैल्यू भी चेंज कर रहा होगा। जब फोर्स का वैल्यू भी चेंज कर रहा होगा, देखिए कैसे सोचते जा रहा है, जब फोर्स का वैल्यू चेंज कर रहा होगा और हम लोगों को निकालना वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स चेंज कर रहा है, मतलब ये वेरिएबल फोर्स का सिचुएशन हो गया। क्लास 11th में ही वर्क पावर एनर्जी में ही वहीं पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि जब आपको वेरिएबल फोर्स के चलते वर्क डन निकालना है, किसी भी तरह का फोर्स हो, किसी भी तरह के सिचुएशन में अगर फोर्स वेरी कर रहा है और वर्क डन का वैल्यू निकालना है, मतलब आपको इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट वहाँ पर यूज होगा, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा। बेसिक कंसेप्ट है कि उस केस में हम लोग छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए एक छोटा सा फोर्स DF निकालते हैं, छोटा सा वर्क डन DW निकाल के उसको फिर प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करते हैं। ये सारा चीज़ आपके दिमाग में पहले आना चाहिए भाई। तो छोटा सा फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल फोर्स। तो किसी भी टाइम t पर अगर इस पर चार्ज dq होगा, यहाँ से फोर्स देखिए, जब q चार्ज है तो फोर्स F है, तो dq जब चार्ज होगा तो छोटा फोर्स जब चार्ज
कैपेसिटर पे dq होगा, छोटा चार्ज dq जब होगा, चूंकि चार्ज वेरी कर रहा है, इसका यूज करेंगे हम लोग, समझ रहे हैं, उस समय हम लोग यहाँ इस एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं dq का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब यहाँ पर आइए देखिए, मान लेते हैं कि इस प्लेट को हम लोग फिक्स रखते हैं, मतलब वो जो एक्सटर्नल एजेंट है वो क्या किया, इस प्लेट को फिक्स रखा है और इस प्लेट को इस तरह से मूव करना शुरू किया। ये शुरू में तो प्लेट के बीच का जो सेपरेशन ये है d है, बाद में इसको कर दिया d से कर दिया, इसको फिक्स रखा है और इसको इससे डबल डिस्टेंस पर ले गया, 2d तक ले गया। क्लियर बात है। चलिए, तो हम किसी भी टाइम पे मान लेते हैं जब प्लेट के बीच का सेपरेशन, जब ये प्लेट जो है यहाँ पर है, किसी भी टाइम पे इसको हम देखिए डॉट से दिखाते हैं, जब प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है वो x है। क्लियर है, जब प्लेट के बीच का सेपरेशन x है, ओके, इसको मान लिया हम लोग x से 2x तक ले जाते हैं, x से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx तक ले जाते हैं। अच्छा, ऐसा कैसे सोचते जा रहे हैं, क्योंकि छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx में हम लोग छोटा सा वर्क डन dw निकालेंगे, छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx में छोटा सा वर्क डन dw निकालेंगे। तो उस आधार पर हम लोग सोचते जा रहे हैं, मान लिया x था, जब x था और इसको हम x से क्या कर दिए dx, x से और x प्लस dx कर दिए, समझते जाइए। ठीक है, तो शुरू में हम लोग का यहाँ पे dq चार्ज है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग पहले dq का वैल्यू निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, dq का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, q इक्वस टू क्या होता है, cv होता है, ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है, q इक्वस टू cv होता है। तो dq इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं उस समय इसका जो कैपेसिटेंस होगा c, मान लेते हैं उस समय उसका कैपेसिटेंस c है, और उसके प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या कैपेसिटर का जो वोल्टेज कहें, ध्यान दीजिएगा, जो कि हमेशा ये 12 वोल्ट रहेगा, हमेशा ये 12 वोल्ट चूँकि मेंटेन है, कंटिन्यूसली ये कनेक्ट किए हुए बैटरी के क्रॉस। चलिए, उस समय इसका कैपेसिटेंस हम इसको चलिए अगर C10 कर देते हैं, तो उस समय उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, किस समय, जब प्लेट के बीच का सेपरेशन x है, उस समय इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a, प्लेट का एरिया तो भाई सेम ही है ना, एरिया तो सेम ही है, डिवाइडेड बाई x, प्लेट के बीच का सेपरेशन x है। क्लियर है, इनटू v, जो ये v का वैल्यू 12 वोल्ट आप समझ रहे हैं, ये बाद में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। dq हम लोग निकाल चुके हैं, इसीलिए हम लोग df, उस समय फोर्स कितना लगा रहा होगा, जब x डिस्टेंस पे है उस समय दोनों प्लेट जो है एक दूसरे को कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, df, तो ये यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं इसका एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, फिर से इसको लिख लेते हैं, dq स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। dq स्क्वायर, ये टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर a स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1/2a एप्सिलॉन नॉट। चलिए, यहाँ पे बहुत सा टर्म आपका कैंसिल होगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट, और ये a से a कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट a, v स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे में बच जाएगा 2x स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए, अब इतना फोर्स लगा रहा है, इतना छोटा सा फोर्स df लगा रहा होगा, तो उस केस में अब इसको x से dx ले जाने में, उस पर्सन को x से dx ले जाने में कितना छोटा सा वर्क डन करना होगा, dw, वो छोटा सा वर्क डन dw हम लोग लिख रहे हैं, ये कितना करना होगा, तो उस समय जो फोर्स उस पर लग रहा होगा df डॉट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx है, dx। क्लियर है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये हम लोग लिख सकते हैं, ये df का मैग्नीट्यूड, df का जो वैल्यू हुआ, dx ये वैल्यू इंटू कॉस 0, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो cos 0 1 हो गया, मतलब सीधे इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख देंगे df इंटू dx। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से df का वैल्यू इतना है, इसमें dx से मल्टीप्लाई किए, मतलब एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली वर्क का वैल्यू निकाल देते हैं, इसीलिए वर्क का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटा सा वर्क dw निकाले हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, प्रॉपर लिमिट, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, x देखिए, x शुरू में यही ना था, यही जो कि x इसको वैरी करा रहा है, शुरू में x का वैल्यू d था, और इस x को d को हम लोग बढ़ाते 2d कर दिए, मतलब x का वैल्यू d से 2d तक चेंज कर रहा है। क्लियर है, बस इतना आपको समझना है। तो यहाँ के बाद आपका आगे मैथ्स है, नॉट फिजिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, सारा ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ये d से
2d और ये अंदर में आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर dx। क्लियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जितना जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाई 2, एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाई 2, अंदर में बच गया आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, d से 2d। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1 बाई एक्स, माइनस बाहर निकलेगा, 1 बाई एक्स की जगह पे रखेंगे एक बार 1 बाई 2d, -1 बाई डी रखेंगे जिसका वैल्यू आ जाएगा -1 बाई 2d, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a v स्क्वायर बाई 4d। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, इसका वैल्यू आप जब पुट कीजिएगा, ये सारा वैल्यू आपको सब दिया हुआ है। एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 इंटू -12, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू 12 वोल्ट आपको दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है। सारा वैल्यू जब आप स्टूडेंट पुट कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाता है, ये आ जाता है स्टूडेंट 6.35 इंटू 10⁻⁻10 जूल, मतलब इतना वर्क वो आदमी किया। क्लियर है स्टूडेंट, तो कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए आपका, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई के तरफ। स्टूडेंट ई पार्ट में कह रहा है सो एंड जस्टिफाई दैट नो हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ चार्ज एज सेपरेशन इज इंक्रीज्ड। ओके, ये जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ, चार्ज सेपरेशन इंक्रीज करने के चलते चार्ज जो फ्लो हुआ, तो हम लोगों को प्रूफ करना है, ये जस्टिफाई करना है कि ये चार्ज ट्रांसफ़र के चलते कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब नॉर्मली क्या है कि ऐसे प्राइमा फेसी पहली बार तो ऐसा ही फील होता है भाई, जब चार्ज ट्रांसफ़र हुआ तो कुछ हीट, कुछ एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में भी रिलीज हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करना है कि भाई कोई भी एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में रिलीज नहीं हुआ। कैसे समझिएगा, इनफैक्ट स्टूडेंट हो क्या रहा है, देखिए एनर्जी कहाँ कहाँ से लूज हो रहा है। पहली तो बात है कि भाई जब इसके प्लेट के सेपरेशन को जो एक्सटर्नल एजेंट जो पर्सन है जब वो चेंज कर रहा है, मतलब वो पर्सन वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो उस पर्सन का भी एनर्जी लूज हो रहा है, उस पर्सन का एनर्जी लूज हो रहा है, वो एनर्जी गया कहाँ। एक तो वो बात है एनर्जी वो लूज कर रहा है, दूसरा साथ ही साथ देखिए यहाँ पे कुछ रिजल्ट यूज होने वाला है जो कि हम लोग पहले ही बना चुके हैं सीडी वगैरह में, वो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। दूसरा क्या हो रहा है, देखिए सी पार्ट में हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे कि कैपेसिटर के पास शुरू में इतना एनर्जी है, आप देख सकते हैं सी में, और बाद में कैपेसिटर के पास इतना एनर्जी होगा। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए कैपेसिटर का एनर्जी घट चुका है, शुरू में इतना था और एनर्जी जस्ट हाफ हो जाता है, एनर्जी घट के इतना हो गया। तो एक तो उस पर्सन के द्वारा भी एनर्जी रिलीज किया गया है, रिलीज हुआ, दूसरा साथ ही साथ कैपेसिटर का भी पोटेंशियल एनर्जी जो है, कैपेसिटर का भी एनर्जी जो है घटा है, तो कैपेसिटर भी एनर्जी लूज किया है, तो ये सारा एनर्जी गया कहाँ। अब ये सारा एनर्जी भाई दो ही जगह जा सकता है, या तो वो एनर्जी टोटल एनर्जी को वो बैटरी एब्जॉर्ब कर लिया होगा, या फिर कुछ पार्ट उसका बैटरी एब्जॉर्ब किया होगा और कुछ पार्ट जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज हुआ होगा, यही हो सकता है। मतलब कि हम सारा कहानी से एक बात कह सकते हैं कि इनफैक्ट हो क्या रहा है यहाँ पे कि वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी, जो बैटरी वर्क डन बाई एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट, जो पर्सन जो वर्क डन किया, एक वो एनर्जी लूज किया, प्लस एनर्जी रिलीज्ड बाई कैपेसिटर, जो कैपेसिटर जो एनर्जी रिलीज किया, यहाँ पर तो यही दोनों से एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। ये बराबर होना चाहिए किसके, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाई बैटरी, एनर्जी एब्जॉर्ब बाई बैटरी, जो कि हम लोग ये भी हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए एनर्जी कितना बैटरी एब्जॉर्ब किया है, बी पार्ट में हम लोग निकाल चुके हैं, ये बी पार्ट में इसका इतना वैल्यू आया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और प्लस हीट, जो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी कुछ वो एब्जॉर्ब किया हीट के फॉर्म में। चलिए ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं भाई वर्क डन, एजेंट जो है कितना वर्क डन किया, तो कितना एजेंट वर्क डन किया ये हम लोग निकाल चुके हैं डी पार्ट में। ये क्या है 6.35 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर है, इतना वो एनर्जी रिलीज किया, इतना वर्क किया, मतलब इतना एनर्जी वो रिलीज किया। चलिए एनर्जी रिलीज बाई कैपेसिटर, तो ध्यान दीजिएगा शुरू में इतना एनर्जी था, बाद में इतना एनर्जी, कितना एनर्जी रिलीज किया, दोनों को माइनस कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा ये जो एनर्जी है वहीं पर हम लोग देख लिए थे, जस्ट इसका हाफ है, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो फिर से इतना ही वैल्यू हम लोग निकलेगा 6, चूंकि एग्जैक्टली हाफ है, तो इतना एनर्जी जो है कैपेसिटर के द्वारा रिलीज किया गया 6.35 इंटू 10⁻⁻10। चलिए देखते हैं, और बैटरी कितना एनर्जी एब्जॉर्व किया है, बी पार्ट में हम लोग निकाल चुके हैं, तो इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, ये है 12.7 इंटू 10⁻⁻10। और हीट कितना हीट के फॉर्म में गया, तो वही हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई हीट के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो डेल्टा एच का वैल्यू बहुत ही सिंपल है, ये दोनों का आप ऐड कीजिएगा तो अगेन इतना वैल्यू आएगा, तो इतना माइनस इतना, डेल्टा एच का वैल्यू 0 आ जाता है, मतलब हीट के फॉर्म में कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुआ। क्लियर स्टूडेंट,